कृष्ण नगरी मथुरा में इन दिनों दक्षिण भारतीय शैली के विशालतम रंगनाथ का 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव चल रहा है। कान्हा की नगरी वैदिक मंत्रोच्चार से गुलजार है और वृंदावन का रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर के मुख्य भगवान श्री गोदा रंगमन्नार है। रंगनाथ मंदिर को दिव्य देश की उपाधि मिली हुई है, यानी कि वो देवस्थान जहां हर दिन भगवान का उत्सव होता है। इन्हीं उत्सवों में प्रमुख है ब्रह्मोत्सव, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये उत्सव स्वयं भगवान नारायण के लिए ब्रह्मा जी ने किया था। श्री रंगनाथ मंदिर में वर्षों से ब्रह्मोत्सव होली के बाद कृष्ण पक्ष की दौड़ से शुरू होता है और 10 दिन तक ये त्योहार चलता है। धार्मिक नगरी वृंदावन में रविवार को विशाल रथ में सवार होकर भगवान रंगनाथ और माता गोदा मंदिर परिसर से निकलकर बड़ा बगीचा पहुंचे, जहां पर 200 साल पुराने प्राचीन चंदन की लकड़ी से बने 7 फुट ऊंचे रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। आज यात्रा का 8वां दिन है और आज भी लोगों में उसी तरह का उत्साह है जैसा कि पहले दिन था। आज आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और आखिरी दिन यानी कि 26 मार्च को पुष्पक विमान पर विराजमान ठाकुर जी के साथ इस महाउत्सव का समापन होगा। तो उत्सव और उमंग की ये तस्वीरें उत्तर ही नहीं दक्षिण भारत में देखने के लिए मिल रही हैं। दरअसल तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुडुकोट्टई के पारंपरिक बैल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ये पर्व मंगलापुरम के मंदिर के धार्मिक आयोजन का अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है, जिसमें बैल और इंसानों के बीच अनोखा द्वंद्व देखने को मिलता है। यूं तो ये खेल पोंगल के दौरान खेला जाता है, लेकिन तमिलनाडु की संस्कृति और गौरव का प्रतीक जल्लीकट्टू यहाँ के धार्मिक आयोजन का भी अहम हिस्सा है। और अब आपको आध्यात्म की नगरी शिरडी लेकर चलते हैं, जहां पर साईं बाबा मंदिर में श्रद्धालु अपनी मुराद पूरी करने के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं। पुणे के एक साईं भक्त ने भी साईं बाबा मंदिर में बाबा को सोने का नक्काशीदार हार भेंट किया, जिसकी कीमत 5,40,000 रुपए बताई जा रही है। बाबा को सोने का ये हार देने वाले साईं भक्त राजेंद्र का कहना है कि साईं बाबा ने बहुत कुछ दिया और हमने उसी में से कुछ बाबा को अर्पित कर दिया है। साईं बाबा का भक्त हूँ मैं। 11 गुरुवार इस साल के पहले मैंने लगातार आके इधर बाबा का दर्शन किया है 11 गुरुवार, और उसमें से मैंने बाबा को मन में मैंने कुछ सोचा था, मेरी भावना थी कि बाबा को कुछ ना कुछ हमारे हिस्से का बाबा ने जो मेरे को दिया है उससे थोड़ा कुछ ना कुछ बाबा को देने वाले हैं। इसलिए हमने बाबा को 55 ग्राम का हार, सोने का हार, यह बाबा को दान किया है और हमेशा बाबा की कृपा हम पर बनी रहती है। इसलिए हम वारंवार महीने के हर गुरुवार में यहाँ शिरडी पे आता हूँ और बाबा का दर्शन करके वापस जाता हूँ। और अब बात कर लेते हैं घूमने के शौकीनों के लिए। दरअसल उनके लिए एक गुड न्यूज है। उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगा, लेकिन जो लोग अभी भी बर्फबारी को एंजॉय करना चाहते हैं वो पहाड़ी इलाकों का रुख कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में अब भी सैलानियों को खुशनुमा मौसम की सौगात मिल रही है। सिक्किम में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे भारी संख्या में सैलानी सिक्किम पहुंच रहे हैं। वहीं दार्जिलिंग में भी बड़ी संख्या में सैलानी मौसम का आनंद लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और जहां देखो सिर्फ बर्फ ही बर्फ। पिछले कुछ दिनों से सिक्किम के उत्तरी हिस्से में लगातार बर्फ पड़ रही है। इस बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की कई इंच मोटी चादर बिछ गई है। ये बर्फबारी सैलानियों के लिए नई सौगात लेकर आई है, लेकिन ज्यादा बर्फ की वजह से कई बार गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक भी लग जा रहा है।
सिक्किम में एहतियात के तौर पर सैलानियों को टांगों से आगे गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पिछले महीने बर्फबारी की वजह से नॉर्थ सिक्किम से करीब 200 सैलानियों का रेस्क्यू करना पड़ा था। यही वजह है कि प्रशासन ने इस बार सैलानियों को पहले ही रोकने का निर्देश जारी कर दिया है। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हो रही इस बर्फबारी का असर दूसरे इलाकों पर भी दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी इन दिनों अच्छी ठंड पड़ रही है। इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेने के लिए दूर दूर से सैलानी दार्जिलिंग पहुंच रहे हैं। ठंड की वजह से स्वेटर और जैकेट की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। अप्रैल का महीना शुरू होने में अब महज एक हफ्ता ही बाकी है। मैदानी इलाकों में गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है, लेकिन पहाड़ों का मौसम सैलानियों के लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा है। हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में उनके कारोबार की रफ्तार और बढ़ेगी। दार्जिलिंग और सिक्किम से कायस अंसारी, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिल्ली में चल रहे सबसे बड़े अभियान की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बीते 2 दशकों में कई प्लानिंग हुई और यमुना पर इस दौरान काफी खर्च भी किया गया, लेकिन हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। दिल्ली की यमुना अब भी नाले के समान नजर आती है, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली की नई सरकार ने यमुना को लेकर लोगों में आशा जगाई। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई को लेकर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। इसमें सबसे पहला है, दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाने का प्लान बना रही है, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि कार वॉश उत्पादों का यमुना की सेहत पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं यमुना पर निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात भी की जाएंगी, ताकि अवैध कार वॉशिंग पर नजर रखी जा सके। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा क्या है वो तैयारी, देखिए, जिसे सरकार ने अपनी लिस्ट में रखा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली में यमुना नजर आने लगे और लोग इसके किनारे पर आकर नदी से जुड़ने लगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले दिन से कोशिश शुरू कर दी। यमुना पर कई तरह के काम किए जा रहे हैं और अब यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार यहां कार वॉश साबुन और डिटर्जेंट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार पहले जागरूकता अभियान चलाएगी, फिर सख्ती से इस फैसले को लागू किया जाएगा। क्या है सरकार का प्लान? कार वॉश प्रतिबंध से दिल्ली वालों को परेशानी होगी, जिसे दूर करने के लिए सरकार जर्मनी की तर्ज पर दिल्ली में कुछ स्थानों पर कार वॉश सेंटर खोलेगी। ये सभी कार वॉश सेंटर एसटीपी प्लांट से लैस होंगे, जहां दिल्ली वासी 100 से 150 रुपए के शुल्क पर अपनी कारें धुलवा सकेंगे। इससे सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इन कार वॉश सेंटर के गंदे पानी को मौके पर ही साफ किया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार का इस प्रतिबंध के पीछे मानना है कि कार वॉश के दौरान इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट और साबुन में मौजूद फॉस्फेट्स, सर्फेक्टेंट्स और अन्य हानिकारक रसायन नालों के जरिए यमुना नदी में पहुंच जाते हैं। ये रसायन नदी में यूट्रोफिकेशन को बढ़ा देते हैं। यमुना नदी को काफी नुकसान होता है और अक्सर यमुना में सफेद रंग के झाग नजर आते हैं और पानी की गुणवत्ता खराब भी होती है। एक्सपर्ट की माने तो गाड़ियों की वॉशिंग पक्की सतह पर होती है। धुलाई में इस्तेमाल होने वाला साबुन और कार की धुलाई के दौरान निकलने वाला ग्रीस, तेल और गंदगी, ये सब पानी के साथ मिलकर नाले नालियों में सीधे चले जाते हैं और अक्सर शहरों में देखा गया है कि ये नाले नालियां नदियों में जाकर मिलते हैं, जिससे नदियों को बड़ा नुकसान होता है। यमुना नदी भी यही झेल रही है। इसीलिए दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाने का प्लान बना रही है, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि कार वॉश उत्पादों का यमुना की सेहत पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और विशेष टीमें तैनात की जाएंगी, ताकि अवैध कार वॉशिंग पर नजर रखी जा सके। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाएगी,
जो यमुना की ऐतिहासिक विरासत और उसके स्वच्छ अतीत को दिखाकर लोगों को जागरूक करेगी। दिल्ली की नई सरकार जनता से यमुना की सफाई को लेकर किए वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रण को पूर्ण करने में लगातार काम में जुटी है। बहरहाल यमुना की सफाई पर इस बड़े एक्शन को लेकर सरकार को उम्मीद है कि इस पहल के जरिए यमुना नदी की सफाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकेगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में करीब 5 साल बाद एक बार फिर से आदि रंग महोत्सव मनाया गया और इसमें देश के आदिवासी समुदायों की कला, संस्कृति और धरोहर को नृत्य, संगीत, पेंटिंग, थिएटर और हस्तशिल्प के जरिए दिखाने की कोशिश की गई। इसमें 300 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा भी लिया है। ये तस्वीरें दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की है, जहां मनाया गया आदिवासी कला, संस्कृति और धरोहर का उत्सव आदि रंग महोत्सव। 3 दिनों तक चले इस महोत्सव में दिखी आदिवासी समाज की कला, परंपरा और संस्कृति की झलक। आदि रंग महोत्सव में जहां एक और आदिवासी नृत्य, संगीत और थिएटर देखने को मिला, वहीं इनका हस्तशिल्प देखने और खरीदने के लिए भी लोग पहुंचे। असल में इस महोत्सव का मकसद देश की जनजातीय कला और संस्कृति को मुख्य धारा में लाने की कोशिश है। ये जो आदि रंग महोत्सव है, इसमें हम अपने देश के विभिन्न प्रांतों से जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके डांस, थिएटर, म्यूज़िक और उनका जो हस्तशिल्प है, वो सब का एक समाहार है। ये एग्जीबिशन उनका भी हो रहा है हस्तशिल्प का, साथ में उनका सारा जो डांस फॉर्म है, थिएटर फॉर्म है, वो सब हम देख रहे हैं। इससे एक ब्रिज बनेगा मेन स्ट्रीम और उनके साथ, और जो ब्रिज अगर बन के अगर उसको हम ढंग से सीखें, जानें, परखें और उसको मेन स्ट्रीम रंगकर्म के साथ अगर उसको सम्मिलित किया जाए तो विश्व पटल में भारतीय रंगमंच जो है और बहुत सुंदर होगा, रोबस्ट होगा, शक्तिशाली होगा। एनएसडी में आयोजित इस महोत्सव में 300 से ज्यादा जनजातीय कलाकारों ने भाग लिया और रंगारंग नृत्य, संगीत और नाटकों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही क्राफ्ट मेला में असम हथकरघा, कांथा वर्क, मधुबनी पेंटिंग्स, बांस शिल्प और प्राकृतिक सुगंधों जैसे अनोखे हस्तशिल्प भी प्रदर्शित किए गए। हमारे पुराने कपड़े होते थे और हमारी दादी वगैरह, नानी वगैरह, उन पुराने कपड़ों को जोड़ कर छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए गुदड़ियाँ, ठंड के लिए यूज़ करते थे। लेकिन आजकल लेकर में हम क्या तो मॉडर्न यूज़ करने लगे हैं, तो इसके लिए हमने अब इसको क्या किया, ब्लॉक प्रिंट करने लगे। हमारे कच्छ के अंदर, अजरक के अंदर बहुत ही फाइन क्वालिटी का अजरक बनता है, इसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। इसको फिर हमने गुदड़ी का रूप दिया गया है। ये काफ़ी सूट में, साड़ी में काफ़ी जगह यूज़ किया जाता था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको बेडिंग की तरह यूज़ किया जाए, तो उसके पर्पज़ पे हम ये बनाने लगे हैं। तो आजकल ये क्या होगा कि आधुनिक, हमारा मॉडर्नाइजेशन और क्राफ्ट दोनों को मिला के मेल करके हमने ये बनाया गया है। कोरोना काल के बाद पहली बार आयोजित आदि रंग महोत्सव के 5वें संस्करण में कई राज्यों के आदिवासी कलाकारों ने हिस्सा लिया। कोशिश यही कि उनसे भी कुछ सीखा जाए और फिर मिलकर रंगकर्म की दुनिया में देश का दबदबा कायम कर सके। तो इस महोत्सव में 300 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया और तमाम अपनी कला का जो है वो प्रदर्शनी करी। और ये पूरे जो महोत्सव में आदिवासी कला, परंपराओं और उनकी संस्कृति को सहेजने और उनकी पहचान को एक नई दिशा देने के लिए ये कदम एनएसडी द्वारा उठाया गया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय कला मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 500 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया है। दरअसल इस मेले में सिर्फ कला प्रदर्शनी ही नहीं बल्कि इससे जुड़े वर्कशॉप और टॉक शो का भी आयोजन किया गया। देखिए। कहीं रंग, कहीं स्केच, कहीं मिट्टी से गढ़ी आकृतियां, तो कहीं बांस और धातु से गढ़ी कहानियां। तस्वीरें ही जयपुर के जवाहर कला केंद्र की, जहां 5 दिवसीय कला मेले का आयोजन किया गया। इसमें हिस्सा लेने राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के 500 से ज्यादा कलाकार पहुंचे थे, अपनी अपनी अनूठी कलाकृतियां लेकर। ये एक पेंसिल स्केच है जिसमें महाकुंभ की भव्यता और उसकी यादें समाई हुई हैं। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा मोनालिसा और IITN बाबा की भी तस्वीर बनाई गई है। साधु संतों की छवियों, गंगा घाटों का विस्तार, हर रेखा इतनी बारीकी से उकेरी गई है कि लगता है मानो तस्वीरें भूल पड़ेंगी। मैं इसके थ्रू महाकुंभ की जो अच्छी बुरी यादें हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें।
जो अभी मतलब बहुत हिंदू धर्म का जो बहुत बड़ा मेला लगता है, इसको दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में माना जाता है। उसकी कुछ अच्छी यादें हैं। रुद्राक्ष एक मतलब नेगेटिविटी से दूर रखने का माध्यम है, मतलब उसको गले में लोग पहनते हैं। तो मैंने उसके थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी है कि इसमें ये सब लोगों को साथ में रखता है और नेगेटिविटी से दूर रख के काफी सारे इन्होंने सरकार में आके काम किए हैं। तो आप ये पेंसिल से बना रहे हैं, पेन से बना रहे हैं? पेन, एक जेल पेन आता है, उससे मैंने ड्राइंग बनाई है। इस मेले में कुबेर सिंह की अनोखी कला भी आकर्षण का केंद्र रही। बांस के खंभे पर उकेरी गई ये रचना सीधे आंखों से नहीं बल्कि आईने में देखकर समझ आती है। जैसे ही आप इस प्रतिबिंब को देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे पेड़ उल्टे लटके हैं, उनकी जड़ें सूख रही हैं और आग की लपटें आसमान तक उठ रही हैं। लेकिन एक कलाकार के लिए इसके अपने मायने हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर किया है और इसमें जो ये बांस है ये प्रकृति का प्रतीक है और ऊपर जो आपको आग दिख रही है इसमें बैनर के ऊपर, वो आग प्रकृति के नष्ट होने का संकेत है। और जो पौधे हैं वो जिंदगियां हैं कि हमें बचाओ, वो चीख पुकार कर रहे हैं कि ये अगर हम समय रहते अगर इस चीज़ पर ध्यान देंगे नहीं तो सब कुछ नष्ट होने की कगार पर है। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसमें जो कांच है वो दर्पण है, तो दर्पण जब इंसान इसके पास यहाँ पे खड़ा होकर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि ये इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी दोष है ग्लोबल वार्मिंग को आज इस स्तर तक पहुँचने में। नामचीन और युवा कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी के बीच एक 8 साल की बच्ची की पेंटिंग प्रदर्शनी ने भी लोगों का ध्यान खींचा, जो अपनी कला के जरिए अपने आसपास के चीजों को एक अलग नजरिए और ब्राइट कलर्स से दिखाती है। ये वाला बताओ मुझे, आप क्या दिखा रहे हो? ये मैं ये दिखा रही हूँ कि ये सब एनिमल्स है। ये काऊ विथ बर्ड्स है और काऊ के ऊपर जब बर्ड्स बैठती है तो वो उसके कीड़े मकोड़े खाती है, उसके फेदर्स भी निकाल के ले जाती है और वो अपने घोंसले में लगाती है। तो आपने काऊ को इतना कलरफुल क्यों बनाया? क्योंकि काऊ को इतना कलरफुल इसलिए बनाया क्योंकि आप मेरी जो भी पेंटिंग देखोगे वो कलरफुल है। और कलरफुल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को कलरफुल और अच्छा लगता है, ऐसे ब्लैक। और ये कला सिर्फ एक सृजनात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये समाज में परिवर्तन और आत्म उत्थान का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। ऐसे में इस तरह के आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। कला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए दिल्ली में भी इन दिनों का एक बेहतरीन प्रदर्शनी लगी हुई है। इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिल रही हैं। क्या खास है इस प्रदर्शनी में, बता रही हैं हमारी संवाददाता मनीषा। ये पेंटिंग्स बेहद खास हैं। हर पेंटिंग कुछ न कुछ खास संदेश दे रही है। इंसान की जिंदगी के हर पहलू की कोई न कोई हकीकत बयां कर रही हैं ये पेंटिंग्स। खास बात ये भी है कि दिल्ली के भारत मंडपम में लगी कला प्रदर्शनी में पेश ये पेंटिंग्स देश भर से आए 300 से ज्यादा कलाकारों के हुनर का नतीजा है। इनमें भारत की संस्कृति, त्योहार, पर्यावरण, लोक कथा, वनस्पतियों और जीव जंतुओं की कहानियों जैसी कई चीजों को घेरा गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में सजा है कला प्रेमियों के लिए एक अद्भुत एग्जीबिशन जिसका नाम है आर्ट ऑफ एक्सपो। यहाँ पे आपको देश भर से 300 से ज्यादा कलाकार जो है अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करने आए हैं। तमाम, चाहे फिर वो आर्ट वर्क हो, अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स हो या फिर डिजिटल आर्ट हो, तो भरपूर आनंद मिलने वाला है आर्ट लवर्स को। यहाँ हर स्टॉल पर अलग अलग थीम की पेंटिंग्स और उससे जुड़ी तकनीक नजर आ रही है। आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम इन रेजन आर्ट पेंटिंग्स में मिलता है। ये रेजन आर्ट है जिसमें हम लोग केमिकल के साथ काम करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे हर प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस है, लाइक मंडला भी हो गई तो उसमें भी हमने रेजन यूज किया हुआ है। तो इससे जो एक मिरर फिनिशिंग है वो हमारे प्रोडक्ट में आ जाती है। यहाँ हर स्टॉल अपने आप में एक अलग थीम और अलग पहचान लिए हुए है। प्रदर्शनी में आपको खूबसूरत लेन आर्ट के नमूने भी देखने को मिलेंगे, जो पेंट के बजाय अलग अलग रंग की लकड़ी के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। इस आर्ट में हमने डिफरेंट टाइप के वुड्स यूज करके उनके नेचुरल प्रॉपर्टी, टेक्सचर को यूज करके एक कंपोजिशन बनाया है। इसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कलर नहीं यूज किया है। यहाँ प्रदर्शित पेंटिंग्स की खूबसूरती का क्या ही कहना।
देश भर से आए कलाकारों ने मानो रंगों के जरिए इन कोरे कागजों में जान भर दी है। और रंगों के इन जादूगरों की उम्र अगर आपको बताई जाए तो शायद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस पूरी एग्जीबिशन में सबसे छोटे आर्टिस्ट से मैं आपको मिलवा रही हूँ। अनिरुद्ध नाम है और सिर्फ उम्र है 10 साल। और आप ये देख सकते हैं कि आपने हर किसी ने ऑयल पेस्टल्स का कलर का जो इस्तेमाल है वो अपने बचपन में ज़रूर किया है, बट इन्होंने इस कला को यहाँ पे उतारते हुए आप देख सकते हैं कि तमाम आपको पेंटिंग्स अनिरुद्ध की जो है वो नज़र आ जाएगी। कि 10 साल की उम्र है अनिरुद्ध की और स्केचेस आपको किस तरीके से नज़र आने वाले हैं। ऑयल पेस्टल्स का इन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल करके खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पे लेकर आए। ये एक्सपो भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आयोजन में 5000 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गयी, जिनमें पेंटिंग, स्कल्पचर, डिजिटल आर्ट और पारंपरिक हस्तकला शामिल है। इस एक्सपो में आर्ट लवर्स, कलेक्टर्स और डिजाइनर्स को अपनी पसंद की कलाकृतियां खरीदने का भी अवसर मिला। साथ ही युवा कलाकारों के लिए एक बेहतरीन मंच है। पर तमाम ऑप्शंस, 5000 से ज्यादा पेंटिंग्स, डेकोर आइटम्स, हर एक चीज जो है वो मिलने वाली है। और आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अगर अनुभव करना है तो हार्ट ऑफ एक्सपो प्रगति मैदान में आना बनता है। कैमरा पर्सन सचिन चंदोक के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। बेंगलुरु के एक कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर का मूनवॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये प्रोफेसर अपने लेक्चर या रिसर्च को लेकर नहीं, बल्कि शानदार हिप हॉप डांस को लेकर सुर्खियों में है। प्रोफेसर ने माइकल जैक्सन की तरह पेश स्टूडेंट्स के सामने डांस किया और ये देखिए, स्टूडेंट्स दंग रह गए हैं इस डांस को देखकर। जब उन्होंने माइकल जैक्सन स्टाइल में स्टेज पर एंट्री ली और मूनवॉक किया तो पूरा कैंपस तालियों और सीटियों से गूंज उठा। अब इनका धमाकेदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब नन्हे क्रिकेटर्स की नर्सरी का एक वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में नन्हे क्रिकेटर्स बल्लेबाजी के गुण सीख रहे हैं। हो सकता है इन मासूम बल्लेबाजों में से कोई कल भारतीय क्रिकेट का सितारा बनकर चमके। बहरहाल आप इन वायरल तस्वीरों को निहारिए।